एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 243 में ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और ओ तक पार्ट है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 243। अभी हम ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत इस सब में आ गए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 243 में डेफिनेशन दे रखी है। जो स्टार्टिंग क्लॉज होता है उसमें मोस्टली सब में डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड होती है। और किस किस की डेफिनेशन दे रखी है? सबसे पहले ग्राम सभा, उसके अलावा पंचायत की डेफिनेशन दे रखी है, इसमें विलेज की डेफिनेशन दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट की, या फिर ऐसी चीजें जो पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉल होती है, तो वो सारी डेफिनेशन भी इसी आर्टिकल 243 के अंदर गिवन है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 243 ए पे। अच्छा, तो अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 243 ए। 243 ए में क्या है? देखो, हमने पढ़ी थी कि डेफिनेशन जो है ग्राम सभा की वो दे रखी है आर्टिकल 243 में। अब ग्राम सभा एक्चुअली क्या होता है, इन डेप्थ हम जानेंगे इसको आर्टिकल 243 ए में। ठीक है, तो 243 ए में बताया गया है कि ग्राम सभा कंसिस्ट होती है ऑल एडल्ट वोटर्स। एडल्ट वोटर्स कौन से होंगे? जो 18 प्लस होंगे। जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है या फिर जो हमारा वोटिंग राइट्स है, उसमें जितने भी एडल्ट वोटर्स इंक्लूड होते हैं किसी गांव के अंदर, किसी सिटी मतलब किसी भी गांव के अंदर, किसी भी विलेज के अंदर, तो वो सारे किसमें इंक्लूड होते हैं? वो सारे लोग ग्राम सभा बनाते हैं मिलकर। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जो ग्राम सभा है वो बेसिक यूनिट होती है पंचायती राज सिस्टम की। एज वेल एज यहाँ पे जो फंक्शंस और पावर्स होते हैं किसी भी ग्राम सभा के, किसी भी विलेज में जो भी ग्राम सभा है उसके जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी पावर्स होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जो भी उस विलेज का जो स्टेट होगा वो डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राजस्थान का कोई ग्राम सभा है तो उसके सारे पावर्स फंक्शन डिसाइड करेगा राजस्थान का स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा इट अप्रूव्स डेवलपमेंट प्लान्स एंड सुपरवाइज पंचायत वर्क। इसके अलावा जो ग्राम सभा है वो अप्रूव करती है कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो किसी भी विलेज के अंदर, या फिर कोई भी पंचायत का काम हो, उसको सुपरवाइज करने का काम कौन करती है? ग्राम सभा करती है। ये सारा इसकी पावर, फंक्शन, चीजें, जो भी सुपरविजन का काम है वो सब इंक्लूड होता है आर्टिकल 243 ए में। अब हम चलते हैं आर्टिकल 243 बी की साइड। तो इसमें बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है पंचायत की वो कैसे होती है। आर्टिकल 243 में इसका पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है। सबसे पहले पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? ये 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है, 3 लेवल है गवर्नमेंट के। सबसे पहले अगर हम विलेज लेवल की बात करें, गांव के लेवल की बात करें, तो हमारे पास आती है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के आने के बाद हमारा अगला लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? लोअर लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल तभी होगा जब 20 लाख से प्लस लोग होंगे किसी भी जगह पे। ठीक है, उसको बोला जाएगा या तो पंचायत समिति या फिर ब्लॉक पंचायत। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा लेवल आता है, थर्ड टियर आता है पंचायत का, तो वो कौन सा है? जिला पार्षद। ठीक है, जिला पार्षद भी बोलते हैं इसको, जिला परिषद भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है। और ये तीनों टियर ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है आर्टिकल 243 बी के अंदर। हम चलते हैं आर्टिकल 243 सी एंड 243 डी की साइड। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 243 सी एंड 243 डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन कैसे हो जाए पंचायत का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या रिजर्वेशन है सीट्स का, किन किन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है, या फिर कौन सी ऐसी बैकवर्ड क्लासेस है जिनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइडेड होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपोजिशन कैसे होता है। कंपोजिशन के अंदर मेनली बेसिकली आता है इलेक्शन के प्रोसीजर, या फिर कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो ये सब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द इलेक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू टेरिटोरियल। एक सेकेंड, तो सबसे पहले बोला गया है कि जो मेंबर्स हैं, जो उस विलेज के, उस जगह के मेंबर्स हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को फॉर द पंचायत। ठीक है, अब इस पंचायत में जो इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट होते हैं थ्रू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो भी उस एरिया की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उससे इलेक्ट होगा, जिसको बोला जाता है वार्ड। ठीक है, इस वार्ड के चलते इलेक्शन, कंपोजिशन और रिप्रेजेंटेशन किसी भी मेंबर का अंडर पंचायत, वो सब आर्टिकल 243 सी में आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ सीट डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एरिया। कितना पॉपुलेशन है उस एरिया के अंदर, उस हिसाब से सीट्स अलॉट होती है और उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी हिसाब से इलेक्शन पूरा कंडक्ट होता है। और इलेक्शन कंडक्ट कहाँ पे होता है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वार्ड्स बोला जाता है उनको। ठीक है, तो आर्टिकल 243 सी में तो इतना ही है। 243 डी में चलते हैं कि किन किन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है हमारे 243 डी के अंदर। तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट, एससी, शेड्यूल ट्राइब, एसटीज। ठीक है, इसके अलावा हमारा बेसिकली हम देखते हैं कि जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास वुमेन भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड मानी जाती है। तो 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व है? वुमेन के लिए।
हर पंचायत में रिजर्व्ड है 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए। सबसे पहला शेड्यूल्ड कास्ट, उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब, 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। और जो हमारी स्टेट है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है कि उसे ओबीसीज या फिर माइनॉरिटीज को सीट्स देनी है या नहीं देनी, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है राजस्थान ने दे रखी हो सकता है हरियाणा ने नहीं दे रखी हो, तो स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो रिजर्वेशन देता है ओबीसीज को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, या फिर कोई भी माइनॉरिटीज है जैसे जैन हो गए, बुद्ध हो गए, इनके अलावा कोई भी प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो भी हमारा पॉपुलेशन होता है उस विलेज का, उस जगह का, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना ज़्यादा हमें रिजर्वेशन देना है, कितनी सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन दिया जाता है। तो बेसिकली दिया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वुमेन्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन पर्टिकुलर स्टेट्स and minorities. So that's all for 243C and 243D. अब हम चलते हैं 243E and 243F पे। So now we are reading article 243E and 243F। सबसे पहले हमारे पास 243E आता है और इसमें लिखा गया है कि ड्यूरेशन क्या रहती है पंचायत की, या फिर अगर डिसॉल्व हो जाता है तो क्या आगे प्रोसीजर रहता है, तो वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 243E में मेंशन किया गया है कि जो टेन्योर है किसी भी पंचायत का वो रहेगा 5 साल, हमेशा 5 साल ही रहेगा। इसके अलावा जो इलेक्शन है, अगर देखो जो 5 साल हुए हैं इस टर्म की एक्सपायरी से पहले जो नई इलेक्शन है, नई जो गवर्नमेंट आनी है, नई जो पंचायत आनी है, नए जो सारे मेंबर्स आने हैं, वो सब पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसका इलेक्शन पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही टर्म का एक्सपिरेशन हो तो हमारे पास नया पूरा ग्राम पंचायत का सेटलमेंट हो। ऐसा नहीं कि एकदम मैसी हो जाए और फिर समझ ही नहीं आ रहा कि कौन लोग इलेक्ट होने वाले हैं, क्या होना है, कैसे होना है, तो इसकी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। इसलिए हमें बोला गया है आर्टिकल 243E में कि पहले ही जो एक्सपायरी है टर्म 5 साल की एक्सपायरी, उससे पहले इलेक्शन कंडक्ट करा के सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि हमारी पंचायत डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होने के बाद तो 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए और नई पंचायत सिस्टम आ जानी चाहिए विदिन 6 मंथ। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल 243F की साइड। 243F में बोला गया कि डिस्क्वालिफिकेशन क्यों होता है मेंबर्स का। जो भी पंचायत के मेंबर्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन कुछ ग्राउंड्स पे हो सकते हैं, तो वो 3-4 ग्राउंड्स यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहला ग्राउंड है अगर किसी स्टेट लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, स्टेट इलेक्शन के लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी मेंबर को, या फिर किसी रीजन की वजह से स्टेट इलेक्शन के लॉ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं किसी मेंबर को, तो फिर वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? मेंबरशिप के लिए, जो प्रोवाइडेड है हमें आर्टिकल 243F के अंदर। इसके अलावा अगर कोई पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 है, 21 साल से प्लस लोग ही इलेक्ट हो सकते हैं, 21 से नीचे है कोई भी, बिलो 21 एज है तो वो इलेक्ट नहीं हो सकते और वो मेंबरशिप नहीं ले सकते, तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का दूसरा ग्राउंड हो जाएगा। तीसरा ग्राउंड क्या है? अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे अंडर द गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज अ मेंबर। ठीक है, इसके बाद गिल्टी फॉर करप्शन और इलेक्टोरल ऑफेंसेस। अगर वो जो इंसान है, जो भी मेंबर है, वो गिल्टी है या तो करप्शन के लिए या फिर कोई भी इलेक्टोरल ऑफेंसेस। इलेक्टोरल ऑफेंसेस क्या होता है? जैसे बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, या तो वोट की चोरी या फिर वोट को इधर उधर करना। ठीक है, ये सारे इलेक्टोरल ऑफेंसेस में आता है। हम इसकी अलग से वीडियो में समझेंगे इसको अलग से स्पेसिफिकली। तो पर ये भी ग्राउंड होता है कि किसी मेंबर का हमें डिस्क्वालिफिकेशन करना हो अंडर आर्टिकल 243F में। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है एनी अदर डिस्क्वालिफिकेशन बाय स्टेट लॉ। अगर स्टेट लॉ कोई भी ऐसा लॉ निकालता है जिसमें कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ मेंबर ऑफ विलेज पंचायत। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दीज आर्टिकल्स। अब हम चलते हैं अगले वाली वीडियो में, अगले वाले आर्टिकल्स पे पढ़ेंगे। सो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए अपना, और टाटा।